नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम लोग बैठे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर शुभांकर शुक्ला, जो कि लोक प्रशासन विभाग में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। संविधान दिवस का ये मौका है। हर साल 26 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। 2015 से ये मनाया जा रहा है और आज ही के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए इस दिन को चुना गया है। एक बहुत मायने होते हैं एक लोकतांत्रिक देश में एक संविधान के, तो हम उन मायनों को आज समझना चाहते हैं। शुभांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद मैम। शुभांकर जी, मैं ये पूछना चाहूंगी सबसे बुनियादी सवाल कि संविधान की जरूरत क्यों होती है जब एक देश बन रहा होता है, बनता है, और क्या वो एक आदर्शवादी स्थिति होती है संविधान और यथार्थवादी चीजें क्या अलग होती हैं? जी, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे ये कि संविधान की जरूरत हमें क्यों होती है। एक्चुअली यही सवाल पूछा जाना चाहिए हर फोरम पे। सबसे पहले संविधान की बात, संविधान की जरूरत होती है हमारी जो स्टेट है, राज्य जिसको बोलते हैं, उस पे अंकुश लगाने की। अंकुश इन सेंस इसलिए मैं कहूंगा कि ये पूरे संविधान का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो तैयार हुआ आज की डेट में, जिसको हम संविधान कर रहे हैं, सभी देशों ने अपनाया इसको। जो भी लिबरल या कह सकते हैं डेमोक्रेटिक मूल्यों को मानने वाले देश थे, जैसे फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, इवन ब्रिटेन भी, अलग अलग फॉर्म में लोगों ने अपनाया। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि संविधान हमने, जैसे आप प्रस्तावना में देखेंगे तो लास्ट वाली लाइन में लिखा गया है कि हम एतद द्वारा इतनी डेट को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। खुद को आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो खुद से मतलब यही हुआ कि इसके मूल में क्या है। इसके मूल में क्या है कि जैसे लगभग 1600 के आसपास जॉन लॉक थे। जॉन लॉक ने सबसे पहले जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत जिसे कह सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट लेके आए। उसके पहले भी कुछ लोगों ने इसकी बात की थी कि सामाजिक समझौता क्या है या कैसे होना चाहिए, लेकिन जो विस्तृत रूप से जिस व्यक्ति ने लाया वो जॉन लॉक ही थे। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत लाया और उन्होंने ये डिवाइड किया कि भाई कुछ बेसिक राइट्स हैं, कुछ नेचुरल राइट्स हैं, इस तरह के अधिकारों की कुछ श्रेणियां उन्होंने बनाई और उन्होंने बोला कि राज्य को ये अधिकार उसके व्यक्तियों को सौंपने चाहिए और कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए कि जिसको राज्य उनको वंचित नहीं कर सकते, कि हम अपने राइट्स जो है आपको समर्पित कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो शर्तें हैं ये हैं। तो उसी में जो है कई तरह की चीजें आई, कई तरह के अधिकारों की बात हुई। जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जितने भी हमारे अधिकार हैं ये सब आए। तो जिसमें भी लॉक ने उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये उन्होंने संपत्ति के अधिकार को शुरू से ही नेचुरल राइट्स के रूप में मान्यता दी। अच्छा, जॉन लॉक ने। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो समझौता है ये निरंतर चलते रहना चाहिए। मतलब क्या हुआ, हाँ, समय के साथ साथ इसमें अपडेशन होना चाहिए, इसमें चेंज होता रहे और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसमें सामंजस्य बना रहे। उसके बाद कई सारे लोग आए। उसके बाद अलग अलग एक तरह से कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल स्कूल कह दें, या मतलब कि जैसे कि उसके बाद हॉब्स आए। हॉब्स ने कहा कि भाई कोई एक बहुत ही जिसे बोलते हैं समझदार बुद्धिमान व्यक्ति होगा। उन्होंने मतलब बेसिकली उन्होंने कहा, जैसे लॉक का मानना था कि भाई मनुष्य जो है मूलतः जो है दयावान होता है, अच्छा होता है ना। इस तरह की चीजों पे विश्वास करके उन्होंने मनुष्य को इस इकाई के रूप में माना कि मनुष्य के अंदर भलाई के गुण होते हैं। आपने उनके पहले कहा था कि नहीं, मनुष्य जो है मूलतः वो है बर्बर है, क्रूर है। उसके बाद फिर रूसो आए। रूसो ने भी कई तरह की चीजें बोली। रूसो ने बोला कि भाई रूसो ने जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया। एक तरह से रूसो की बल्कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का बुक भी है। तो उन्होंने जो है एक तरह से जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया। जनरल विल उन्होंने कहा कि जैसे जो यथार्थ इच्छा है हमारी, यथार्थ इच्छा से मतलब था कि जो समाज के हित की इच्छा है। कई लोग, उन्होंने कई सारी कैटेगरी बनाई है, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा, सामान्य इच्छा। तो सामान्य इच्छा करके उनका कॉन्सेप्ट बड़ा चर्चित हुआ है। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे स्टूडेंट हैं और जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं वो सब इससे अवगत हैं। नॉर्मली उसका मतलब ये था कि सामान्य इच्छा जो समाज की भलाई के लिए जो भी हमारी इच्छा है, मतलब समाज के एक तरह से संपूर्णता में लेते हुए उनका जो हित है उसको साधने के लिए जो जिस कार्य को किया जाना चाहिए, जो इच्छा हमारी वो सामान्य इच्छा होगी। हालांकि उसमें भी एक जो है थोड़ा सा एक बड़ा चर्चित उनका कथन है कि उन्होंने कहा था कि लोगों को स्वतंत्र करने के लिए मजबूर करना चाहिए। अच्छा। मतलब
इसीलिए उनको कई बार ही बोला जाता है कि बड़ा फांसीवादी थोड़ा सा टच आता है उनसे। जी। मतलब आप कैसे बता सकते हैं कि मतलब मेरा मन नहीं स्वतंत्र होने का, तो आप कैसे बता सकते हैं कि भाई कि आप फोर्स करेंगे। तो रूसो ने कहा था कि मतलब किसी को स्वतंत्र होने के लिए फोर्स करना चाहिए, फोर्सफुली स्वतंत्र करो। मतलब कहा तो अच्छे के लिए रहते, लेकिन आज किसी चीज फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से विचार आया। फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति में क्या होगा कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, बंधुत्व की भावना पे जोर हुआ। वो बेसिकली डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहा। और इसके पहले 1215 में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा आया गया था, जो अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता था। तो वो एक तरह से उच्चारण के रूप में आया था, पांडुलिपि के रूप में तैयार कुछ नियम बनाए गए थे। तो वो उसके आते आते फिर जब ये हॉब्स का आया, हॉब्स का 16वां 17वां के आसपास आया ईस्वी में, उसके बाद फिर ये रूसो आए। रूसो के बाद फिर जब फ्रांसीसी क्रांति ये सब हुई, तो उसमें जो है वो सारे विचारों को ग्रहण करते हुए जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव, इस तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र बने, जो जिन देशों में लोकतंत्र अपनाया गया, उन सब ने कई जगह से कई तरह की चीजों को लिया। तो सामाजिक समझौता जो माना जाता है वो मूल आधार माना जाता है कि संविधान की जो संरचना है, जो रचना हर देश ने की है, किसी भी देश का संविधान है, वो मूल में था कि हमने एज ए प्रजा या एज ए सिटीजन हमने अपने स्टेट से कहा कि हमारे लिए ये व्यवस्थाएं करो, हम आपको ये चीजें, अपने राइट्स इतने दिन के लिए ऐसे आपको इस शर्त पे सौंप देते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे संविधान का। तो उसके बाद फिर ये हुआ। फिर अगर संविधान की बात करें तो सबसे पहले किस देश का संविधान बना है? और हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या ये सही है? क्या ये मतलब हम एक जुमला जैसा बना है या ये वाकई में ऐसा है? नहीं, है तो बड़ा तो है, और जितना विविधताएं हैं, और जितना जिस तरीके से बड़े से मायने क्या आबादी से हैं कि ज्यादा आबादी है, या किस सेंस में बड़ा कहा जाता है कि बहुत लिबरल है? नहीं, आबादी नहीं। हमारा बेसिकली क्या है कि अन्य देशों को जो संविधान बने वो इतना ज्यादा विस्तृत नहीं थे, उनका विस्तार इतना नहीं था जितना हमारा है। मतलब एलोबरेट, बहुत एलोबरेटेड, 22 खंडों और 395 अनुच्छेदों, इस तरीके से जो है इतना हमारी इतनी व्यापकता किसी भी देश के संविधान में नहीं है। वो कई सारे देशों के संविधान से चीजें ली गई हैं। एक तो बुनियादी जो आपने कहा कि सारे संविधानों ने जहाँ से ली, उसके बाद भी एक दूसरे के देश को के संविधान को रीड किया गया होगा जब अम्बेडकर जी और तमाम बनाया था। हाँ, मैं वही पॉइंट आउट करना, बल्कि इस पे आलोचना भी कई लोग करते हैं कि भाई उधार का संविधान है। पता नहीं क्या बोलते हैं, उधार का झोला, एक क्रिटिसिज्म उसका आता है कि उधार का संविधान पे। अच्छी चीजें तो कहीं से भी लेना कोई बुरा नहीं है। ये एग्जैक्टली अम्बेडकर ने जवाब भी दिया इसका। उन्होंने बोला कि दुनिया की जो सबसे बेस्ट चीजें थी संविधान के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमने सबसे बेस्ट पिक एंड चूज किया है, सबसे बेस्ट। तो उन्होंने लगभग, मुझे अभी याद है कि लगभग ऐसे 10 देश हैं जिनसे अम्बेडकर ने मतलब वहां से चीजें ली थी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका था, पुराना तो अमेरिका को माना जाता है क्योंकि सबसे पहले आजादी एक तरह से देखा जाए तो वहीं आई, और जेफरसन और उनके कई सारे जो लीडर्स थे, जो इस कई सारे जो आइडियल्स हैं, स्वतंत्रता, समानता, इनको प्रमोट करने वाले थे, तो उन्होंने नई अपने लेवल की परिभाषाएं गढ़ी और काफी उनका बड़ा अच्छा योगदान है। मतलब अमेरिकन जो संविधान जो निर्माण करता थे, उनका बहुत अच्छा योगदान है। तो उन्होंने अपने देश में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की जो कि उनके भी बहुत स्ट्रगल रहे, है ना, क्योंकि वहां की जो रेड इंडियंस होते थे, उनके आपसी जो क्लैशेस थे, आज देखिए काले गोरों में उनका जो मामला आज तक नहीं थमा है अमेरिका में, लेकिन हमारे यहाँ का मामला और भी जटिल था, बहुत पेचीदा था। इतनी भाषाएं विविधता है, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी भाषाएं विविधता है, जातीय सवाल है, और प्लस दूसरी बात ये थी कि चाहे रीजन वाइज हो, इतना बड़ा देश, ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत है, कह सकता हूँ चैलेंज, चुनौती हमारे सामने क्या थी कि जब अमेरिका का एकीकरण हुआ ना, तो अमेरिका जैसे कि 50 स्टेट थे, तो उनका सेंटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा हुआ था कि हम अपने मन से आ रहे हैं, अपने मर्जी से आपसे मिल रहे हैं, और इन व्यवस्थाओं पे आप रजामंदी दीजिए तो इतने लोग साथ आएंगे। तो ये बड़ा एमिकेबली हुआ, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। हमारा कैसे हुआ? जब अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके स्टेट्स के बीच में और जो सेंट्रल स्टेट था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनका जो उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उनके जो राज्य बने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत आए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कई बार क्या होता है ना, कई बार उनके में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि कैलिफोर्निया के न्यायालय ने कुछ और कर दिया अपनी व्यवस्था, और सेंट्रल फेडरल कोर्ट
कुछ और बोल रहा है, तो कई बार उनके भी मामलों में कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। लेकिन वहाँ एक चीज अच्छी है कि मतलब वो सम्मान तो है, मतलब जैसे वो अपनी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, तो जैसे कई बार आप देखेंगे ना, वहाँ पर कई सारे ऐसे इशूज देखे मैंने, जैसे समलैंगिकता का मुद्दा था कैलिफोर्निया, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं रहा, किसी स्टेट में वो पहले उन्होंने लागू कर दिया कि हमारे यहाँ ये इसको हम पास करते हैं। अब अन्य पूरे अमेरिका में कह रहे हैं कि अभी नहीं, यहाँ पर पास नहीं होगी। अच्छा। तो एक तरह से अप्रोच का मसला है कि कैसे इसको समझा जाए। जी। और दूसरी बात है कि वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव का जो तरीका है वो लगता है कि कई बार बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीका है, आम जनता अपने राष्ट्रपति को चुनती है। जी। हमारे वहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं है। जी। तो किसको आप बेहतर मानते हैं? अब बेहतर में देखिए, उसमें कई सारी चीजें, जैसे क्या है कि हमारे यहाँ का जैसे जो दो चीजें हैं, हमारी व्यवस्थाओं में फर्क है। जो शासन व्यवस्था है, हमारी व्यवस्थाओं में फर्क है। जैसे कि हमारे यहाँ जो है संसदीय व्यवस्था है, उनके यहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था है। तो अब देखिए, अब इसमें भी डिबेट हुई थी संविधान सभा में, तो इसमें भी सबके जो मत निकल के आए, बहुत सारे शायद राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने बोला कि नहीं, अध्यक्षीय शासन सबसे अच्छा है। अब अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन अच्छा बुरा क्यों है, ये सब मामला है चयन का। जैसे हमारी सोच क्या कहती है, आपकी सोच क्या कहती है, उसमें यह था कि अध्यक्षीय मामले में क्या होता है कि अमेरिका का जब राष्ट्रपति बनता है तो उसमें उसके पास ये फ्रीडम होती है कि वो वहां का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है या सीनेट है, वहां से मंत्रियों को, वहां से लेके विधायकों को या उनके जो वो होते हैं सांसद होते हैं, उनको मंत्री बनाए या न बनाए, वो उसकी फ्रीडम है। और इस मामले में इसीलिए बोला जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पास एक बार बन गया तो पूरा राइट है कि वो किसको अपनी कैबिनेट में रखना चाहता है। तो अब इस तरह अगर आप देखेंगे प्रोसीजरल तरीके से एक व्यवस्था के रूप में, तो आपको लगेगा नहीं है तो उसको तो सारी पावर सौंप दी गई, तो गड़बड़ है। लेकिन परंपरा नाम की एक चीज होती है। परंपरा में क्या होता है कि अगर पहले की परंपराओं ने उस उच्च स्तर का मानदंड स्थापित कर दिया है, तो बाद के लोग, उनके ऊपर मॉरल प्रेशर रहता है, वो गड़बड़ नहीं करेंगे। तो जनरली देखा गया, थोड़ा एक ट्रम्प का अगर मैं केस छोड़ दूं, अभी हाल ही में जो गड़बड़ हुई है अमेरिका में, तो वहां पर ये तो जरूर रहा है कि राष्ट्रपति पावरफुल तो रहा है, लेकिन वहां के जब राष्ट्रपति अपने पूरे मंत्रिमंडल का वो चुनाव करते हैं, तो जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बेस्ट लोग होते हैं, उनको लिया जाता। और यही नहीं, इवन अमेरिका में जो फेडरल कोर्ट के जो जस्टिस वगैरह होते हैं, वहां क्लियर कट डिवाइड है। मतलब कुछ छुपाया नहीं है कि मैं छुपा दिया किसी ने कि नहीं मैं लेफ्ट से हूं तो मैं दिखाऊं नहीं तो मुझे यहाँ नहीं काम मिलेगा। अच्छा। मैं राइट से हूं तो मुझे यहाँ नहीं, क्लियर डिवीजन होता है कि नहीं, फलाना आदमी जो राइट थोड़ा सा लीनिंग था तो इनको यहाँ से कर दिया गया, और फलाना आदमी लेफ्ट था, फलाना आदमी लेफ्ट सेंटर लेफ्ट जो भी है उनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड, इवन वहां के जज तक का क्लियर होता है। रिस्पेक्ट की जाती है आइडियोलॉजी। हाँ बिल्कुल रिस्पेक्ट की जाती है। ऊपर से ये है कि वो ठीक है, वो मेरा पर्सनल मसला है आइडियोलॉजी, वो मेरा मसला हमारे डिसीजन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये उनका भी तो दायित्व होता है। वहां फैसले आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं करेगा जज, लेकिन हाँ ये क्लियर डिवीजन होता है, और ये पता होता है कि फलाने जज को सपोर्ट इन्होंने किया है। अच्छा। या इस पार्टी ने किया है, फलाने जज को सपोर्ट उस पार्टी ने किया। जी। तो इसी के पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत का संविधान थोड़ा मैं चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स के लिए बताएं कि कैसे बना, कितने दिन में तैयार होकर, ये तो हम जीके के क्वेश्चन का सवाल है, लेकिन कितनी मेहनत इसमें लगी है और किन किन का अहम योगदान इसमें रहा है। जी। तो संविधान सभा में तो हमारे जितने भी एक क्वेश्चन है कि गांधी जी को छोड़कर लगभग जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जितने लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, नेहरू जी हो, अम्बेडकर जी हो, पटेल हो, राजेंद्र प्रसाद हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, सब सारे लोग शामिल थे। और खास योगदान की अगर बात करें जी, तो हाँ, खास योगदान में तो अम्बेडकर जी का योगदान, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो। और मुझे भी महसूस होता कभी, मैं बार बार इस चीज को बोलता भी हूँ कि अम्बेडकर जी के जो योगदान रहा है, खाली हमने उसको सीमित कर दिया संविधान बनाने में, वो जबकि ऐसा नहीं है। वो उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनका जो रचना संसार है, वो इतना विस्तृत है, और जिसको कि जितनी जगह, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जितनी जगह हमारे सिलेबस में दिया जाना चाहिए था, वो शायद हम नहीं दे पाए हैं। क्योंकि पटेल जी को पढ़ने पे ऐसा लगता है, अम्बेडकर जी को पढ़ने में ऐसा लगता है कि वो उनके अंदर एक बहुत ही एक अलग लेवल की क्लैरिटी थी। जैसे कभी किसी इशू को डील करते थे वो, तो जितना सुस्पष्टता का भाव था उसमें, जो एक तरह से नजर आता है, वो कहीं भी मुझे आइडियोलॉजिकली या किसी भी एंगल से किसी भी मुद्दे को डील करते समय मुझे कहीं भी वो मतलब डवाडोल स्थिति में कभी मुझे नजर नहीं आए। तो इतना जिसका सेंस इतना एक्यूट हो,
इतना परिष्कृत हो, तो जाहिर सी बात है वो, यही देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब हमारा संविधान की बात चल रही थी, तो संविधान जब बना रहे थे तो उन्होंने एक बहस में कहा भी था कि ये जो असहयोग आंदोलन हुआ और सत्याग्रह हुआ, ये बेसिकली टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके नहीं है, ये हमने अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल किए। मतलब गांधी जी के खिलाफ उस दौर में इस तरह का स्टैंड लेना वो अम्बेडकर कर सकते थे, क्योंकि इतना सर्वमान्य एक महात्मा जी नेता जी वही कर सकते थे। जी। तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं है, आप ठीक है अंग्रेजों से लड़े इस चीज के लिए, लेकिन हमें जितने भी हमारे इश्यूज हैं जो अब जब वो उठेंगे संविधान बनने के बाद, तो उनको आपसी विचार विमर्श और बहस से ही निपटाया जाएगा। ये नहीं कोई कह सकता कि चलो भाई अब असहयोग आंदोलन करेंगे, हम तुम्हारी सत्ता को नहीं मानते या हम संविधान को नहीं मानते। जी नहीं, लेकिन असहयोग तो कर ही रहे हैं लोग, धरने प्रदर्शन ये सब असहयोग ही है सरकार के प्रति। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के दायरे में है। जी हाँ, संवैधानिकता के जो वो कुछ नियम है, उपबंध है, उसके दायरे में। तभी देखिए जब ज्यादा पुलिस परेशान हो जाती है तो धारा 144 लगा देती है कि अब लगा दी हमने, तो अब लगा देती है तो हमको मानना पड़ता है। वहाँ क्या था कि गांधी जी कहते थे हम नहीं मानते। दांडी मार्च इतना बड़ा लगा था कि बहुत बड़ा वहाँ पर मामला बन जाएगा, बहुत हत्याएं हो सकती हैं, लेकिन फिर वो जरूरी भी तो था अंग्रेजों में। हाँ, वो जरूरी था। तो अम्बेडकर जी वही कहते हैं कि भाई एक मैच्योर डेमोक्रेसी जो होगी, अभी उसमें फिर इसी से जुड़ा एक सवाल है कि अब मैं ऐड कर देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल आता है ना कि संवैधानिक नैतिकता क्या होगी। इसमें कई सारे स्कॉलर ने बोला है, प्रताप भानु मेहता ने बोला है। तो उसमें अम्बेडकर जी ने जब लास्ट में क्या हो रहा था, इस सवाल को लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता के सवाल को, तो उन्होंने इसमें बोला कि भाई, उनको बल्कि मैं कोट कर देता हूं जी। उन्होंने एक ब्रिटिश क्लासिकल थिंकर थे ग्रीस के जी, ग्रोट करके, जॉर्ज ग्रोट। तो अंबेडकर जी ने संविधान सभा में उस समय ग्रोट को कोट करते हुए बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में बेसिकली आता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक्चुअली बहुत बड़ा एक तरह से टर्म है, उसकी व्यापकता है। तो मैं कुछ अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कुछ कुछ वाद से समझाना चाहूंगा। जैसे कि एक आर्टिकल 377 का इशू था, समलैंगिकता का इशू था जी। अब हो क्या रहा है कि हमारा जो मेजॉरिटी जो मॉरलिटी है, मेजॉरिटी की, या कह सकते हैं कि इसको कैसे बोल सकते हैं कि जैसे कि जो व्यापकता में ज्यादातर का जो मत है, उसमें एलजीबीटी का जो मामला है, समलैंगिकता का जो मामला है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, जो पॉपुलर ओपिनियन है, जैसे बोलते हैं पॉपुलर मोरालिटी, हाँ ये सही है, पॉपुलर मोरालिटी, उसमें क्या कहते हैं कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, देखिए कोर्ट का क्या काम है, कोर्ट का दो सबसे स्पेशल काम है जी। पहली बात तो ये चेक करना कि क्या जो इशू रेज हुआ है वो कोर्ट के उस जुरिडिक्शन में आता है, नहीं आता, पहली बात। अगर आता है तो उसको टेकअप करना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए कोर्ट को कि उस इशू पे डिसीजन कुछ भी हो, चाहे वो पॉपुलर डिमांड के अकॉर्डिंग हो, चाहे उसके अगेंस्ट हो, क्योंकि कोर्ट में जज भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, कोर्ट को जी। कोर्ट अगर ये सोचने लगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और अभी हाल ही का मुद्दा बता रहा हूं, ट्रिपल तलाक का मामला था जी। चाहे किसी भी रिलीजन से संबंधित बातें हो, मामले हो, ट्रिपल तलाक में क्या हुआ कि जो इंस्टेंट तलाक का मुद्दा है, इसको हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ही कुछ लिबरेटेड वुमेन ने उठाया, और ये किसी तीसरी पार्टी ने उठाया था, किसी एनजीओ ने उठाया था, कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं था। एक ग्रुप ऑफ विमेन्स ने लिबरेटेड वुमेन उठाया कि भाई ये हमारे अधिकारों का हनन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुना लिया, तो एक उसमें मामला आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जब बहस हुई तो सलमान खुर्शीद इनकी तरफ से वकील थे, और उन्होंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, उनमें दो रूल ऑफ लॉ चलते हैं कि मतलब उनके जो सामाजिक नियम है, बेसिकली कहते हैं कि लॉ पर्सनल बोर्ड,
हदीस से चलते हैं और एक कहते हैं कुरान से चलते हैं। तो हदीस वाले मसले में तो था कि भाई तलाक 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 बोलेंगे और छोड़ देंगे। फिर सलमान खुर्शीद की शायद दलील थी कि उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुरान में जो तलाक का मसला है वो इंस्टेंट नहीं, इंस्टेंट मतलब तुरंत बोल के नहीं सकता, वो काफी जो है ह्यूमन तरीका है, उसमें 3 चरण है, उसमें महिलाओं को वो जगह दी जा रही है। तो फिर बात आई, कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा है, ये बताओ मुझे कि अगर हम ये वाले मुद्दे को इसमें ये कंडीशन जोड़ दें, इंस्टेंट को हटा दें, ये कंडीशन जोड़ दें कि भाई अगर कोई पुरुष किसी मुस्लिम महिला को कहता है तलाक तलाक तलाक, तो जब तक वो महिला, मान लीजिए महिला ने बोल दिया कि मैं नहीं देना चाहती, तो क्या करेंगे आप? तो इस कंडीशन में आपके सामाजिक जो नियम है, उनके जो क्लर्जीमैन जो जैसे बोलते हैं मौलवी वगैरह, वो क्या इस पे स्टैंड लेंगे? तो वो नहीं माने, वो हदीस वाला फॉलो हो रहा था। तो इन सारी बहसों के बाद तो यहां पर थोड़ा सा मामला जो है ना, ये गड़बड़ है। गड़बड़ इस सेंस में है कि वही मैंने कहा ना कि कोर्ट साहबानो केस में देखिए क्या हुआ। साहबानो केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया साहबानो पक्ष में। पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी, उनको वो पूरा केस पलटना पड़ गया। तो अगर इस तरीके की चीजें, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, केवल एक विराट परंपरा हमारी है, विराट प्रथा है, उसके आधार पे आप कह रहे हैं नहीं इसको बचाए रखना, इसको अक्षुण्ण रखना, और जिससे कि किसी का अधिकारों का हनन हो रहा है। तो और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमें रेखांकित करना चाह रहा हूं कि कई मसलों पे स्पेशली ऐसा होता है कि धार्मिक मसलों पे जब फैसले होते हैं तो पता नहीं क्यों कम्युनिटी देखी जाने लगती है, कि मतलब कि कम्युनिटी क्या सोचेगी। जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक मसला है, उससे किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। मान लीजिए एक 3 तलाक ले लीजिए, या सबरीमाला वाला केस ले लीजिए। सबरीमाला का केस था जेंडर इशू का, जेंडर इशू का केस था। तो सबरीमाला के बहुत प्रतिष्ठित वकील हैं, वो जो उसमें भी वकीलों के ग्रुप में वकील थे ये मिस्टर जे साईं दीपक, और इवन जे साईं दीपक का स्टैंड जो तलाक वाले केस में था, तो वहां बिल्कुल अलग चला गया स्टैंड, है ना। तो ये भी सब चीजें देखने वाली होती है। पब्लिक को समझना पड़ेगा ना कि वकील का अपना क्या रोल है, वहां पर कैसे बोला जा रहा है, बिल्कुल। सबका अपना मोटिव है। तो जे साईं दीपक ने बोला था भाई कि भाई अगर कोई लॉ है तो लॉ की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में है, उसमें कई तरह के लॉ बताए गए हैं। तो उन्होंने बोला कि इफ यू आर रिफरिंग समथिंग लॉ then it must be considered under the article 13। तो अगर आप आर्टिकल 13 के अंदर हैं तभी लॉ है, और 13 के अंदर नहीं है तो लॉ नहीं है। तो चाहे आपका हमारा हिंदू कोड बिल हो, चाहे उनका हमारे मुस्लिम का जो लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो जितनी भी चीजें हैं हदीस वगैरह, वो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें बेसिकली उसमें उन्होंने क्या किया, सबरीवाला वाला केस में क्या किया कि जेंडर इशू बनाम ये कहा गया कि जो आर्टिकल 25 के अंतर्गत हमें ये बोला जाता है कि भाई हमारी धर्म को मानने, उसको आत्मसात करने की स्वतंत्रता है, उसको बढ़ावा देने की है। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि वहां पर अयप्पा का एक मंदिर है साउथ में, तो वहां पर एक नियम है कि भाई जो महिलाएं प्रवेश नहीं करेंगी, खास उम्र जैसे जो 16 महिलाएं हैं वो 13 से लेके 50 उस एज तक की नहीं करेंगी। तो ये साईं दीपक का स्टैंड उस तलाक वाले मसले पे था कि भाई उन्होंने ही बोला था कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि तलाक वाला मसला है, तो हाँ मैं जो बात का, सॉरी मैं थोड़ा भटक गया था, ये कि कम्युनिटी बार बार जैसे ही मैं मान लीजिए महिला हूं, मैं बोल रही हूँ कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, मेरी रक्षा की जाए, तो जैसे धर्म वाला मामला आता है ना तो लोग कम्युनिटी की तरफ बोलने लगते हैं, जबकि ये लोग भूल जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को दिया गया है, समुदाय का मसला नहीं है। अगर मैं एक हूं, सिंगल आदमी, और मैंने अगर क्वेश्चन रेज कर दिया कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो वो चीज पुटअप होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। जी। और होता क्या है, किसी भी धर्म का मामला हो तो समुदाय को लिया जाता है, पता नहीं क्यों कोर्ट ही अचानक से एक अनवांटेड प्रेशर में आ जाती है कि नहीं तो ये कुछ डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा ऑर्डर का। तो आपको लगता है कि ये कुछ लू फॉल्स है हमारे संविधान के,
क्योंकि संविधान की मुख्य जो स्तंभ जो कहे गए हैं, न्यायालय है, संसद है जी, हाँ, राष्ट्रपति संसद है और राष्ट्रपति है। तो फिर ये उस संविधान को मानने के लिए एक तरह से जवाबदेह हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे मामलों में फिर ये भी कम्युनिटी का साथ दे रहे हैं, मतलब कम्युनिटी बोल के वो उस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, हाँ, अभी तो आप एक पिछला वाला बता दूं, जैसे कि आपने ना कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीन तो उसके पार्ट हैं। तो राष्ट्रपति में सोच रहा संसद को मिला के पूरा लिया जाता है। हाँ, तो हाँ, इस पे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ, जैसे आपने बोला ना कि क्या लूप होल्स हैं, बेसिकली मैं लूप होल्स नहीं कहूंगा। मैं जैसे देखिए क्या होता है कि कई बार इस मामले में लोग मानते हैं कि जनरली ऐसा कहा जाता है कि संविधान इस विषय पर मौन है। मैं इसको ऐसे नहीं लेता। मैं इसको उस तरीके से लेता हूं कि संविधान मौन नहीं है। संविधान ने हमें उस जगह वो स्पेस दी है कि आप उसमें उस तरीके का सुधार करो जो सुधार संविधान के उद्देश्यों से मेल खाता हो। संविधान क्यों बनाया गया, उसके उद्देश्य थे। संविधान के कुछ लक्षित जो है हमारे सपने थे कि भाई हम संविधान लेने की ये करेंगे। तो जैसे कि आपको बताऊं कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इसमें जैसे आर्टिकल 13 में लॉ की डिफिनेशन दी गई है। उसमें एक जगह छोड़ दी गई है लास्ट में कि बोला गया कि भाई लॉ, व्हाट इज लॉ, लॉ को डिफाइन किया गया है। तो उसमें कहा गया कि भाई जो पार्लियामेंट से बनाया जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स में बनाया जाएगा, और तीसरा बताया गया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो मतलब जैसे पंचायत हुआ और ये हमारी नगर निगम हुआ, ये होगा। और चौथी लाइन में लिख दिया एंड अदर। ठीक, अब जो अदर हो गया ये, अब यही सारा खेल है। मतलब ये चीज कहते हैं वकीलों का, किसी मुझे अभी याद है जैसा जेनिंग ने कहा है कि वकीलों का स्वर्ग है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन मुझे नहीं समझ। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि संविधान निर्माताओं ने अपनी अगली जनरेशन के लिए वो स्कोप छोड़ा है, वो जगह छोड़ी है कि आप उसको इस तरीके से, अब वही वाली कुछ वो भी उसमें कुछ सुधार कर पाए। हाँ जी। फैजान मुस्तफा हैं, बहुत बड़े वो जो लॉयर हैं जी, वो जनरली ट्रिपल तलाक और वो सारे केसेस में रहे। तो उनका मैं एक लेक्चर देख रहा था, वीडियो लेक्चर। तो उन्होंने कहा कि ये तो उसी तरीके से बात हो गई जैसे कि भाई मान लीजिए आपने अपनी पत्नी से कहा कि आप जो है मार्केट में जाओ, ब्रेड ले लो और बटर ले लो और सब्जियां ले लो और भी देख लेना। अब जो और भी देख लेना आपने बोला तो आपकी वाइफ गई, उन्होंने 9 लाख का हार ले लिया। अच्छा है ना। तो 9 लाख का हार ले लिया तो फिर तो आप तो बिक गए, आप तो बर्बाद हो जाएंगे। तो बोले कि संविधान की में कुछ जगह, अभी मुझे इंस्टेंटली याद आया तो मैंने याद कर बता दिया। तो उसमें उन्होंने बोला कि यही नहीं होना चाहिए। तो बोले इससे बचने के लिए क्या करें। अब अदर्स तो कह दिया। तो इससे बचने के लिए संविधान में यही बोला गया है कि उसकी मूल भावना है कि जिस चीज में जब उसका स्पष्ट मीनिंग ना निकले, तो आप ये देखिए कि उसके पहले के क्या शब्द लिखे गए हैं। जो उसके पहले के शब्द लिखे गए हैं उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में, उसी प्रेरणा से आप अगले वाले जिसको बोला गया है कि अदर्स उसको डिफाइन करेंगे। आप कहीं से भी हवा में 9 लाख का हार लेके नहीं आ जाएंगे। ये कहा गया उसमें। तो ये सारी चीजें हैं जिसे हाँ, तो मैं सबरीमाला वाले केस पे था जिसमें बताना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला सवाल है। तो बार बार जो जहां संविधान बोलता है कि या कोई भी बोलता है कि संविधान यहाँ मौन है, मैं बोलता हूं कि वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मुद्दा इससे जैसे कि आप जनरल अपने घर में हैं, आपके सामने आप बच्चे हैं, आपको सिखाया जाता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, किसी को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए। तो अब मान लीजिए ये तब तक आप मानते हैं जब तक कि आपके मदर फादर या दादाजी हैं। जैसे ही वो हटे, आपका छोटा भाई बहन आया, आपने वो सारी मॉरलिटी रखी साइड और उसको पीट दिया। तो उसी तरीके से संविधान में यह है कि जहां पर आपको पता है कि वहां पर चीजें क्लियरली डिफाइंड नहीं है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मुद्दा आता है। क्यों? बिल्कुल, आप कितना नैतिक तरीके से वहां पर, बिल्कुल आप कैसे कितना नैतिक, हाँ, कैसे नैतिकता आपकी मेंटेन रहती है, आप उससे विमुख होते हुए बिना कैसे उस चीज को टैकल करते हैं, ये मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में जो सबसे बड़ा इशू वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे LGBTQ का मसला मैं बता रहा था, सबरीमाला का मामला बता रहा था, इसमें बहुत सारे इश्यूज आए। इसमें ये बोला गया कि
अब उन्होंने बोला कि भाई हमारी धार्मिक मान्यता है कि हम नहीं घुसने देते, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि, मतलब ये मंदिर का रिप्लाई था, मंदिर की तरफ से जो वकील थे, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, मोटा मोटा जो उनका रिप्लाई था कि हम ये कह ही नहीं रहे हैं कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। उन्होंने ये स्टैंड लिया। क्या कह रहे हैं फिर? हम ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग प्रतिबंधित हैं, तो आप हमें ऐसे कैसे कह दे रहे हैं कि तो उस एज ग्रुप के अधिकारों का हनन तो हुआ। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्ट वही तो यही तो कोर्ट तब आया। कोर्ट ने तब कोर्ट ने ये बोला कि जब ये वही वाली बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की जाएगी तो जो उसमें अंतर्निहित भाव हैं संविधान में हमारे, उन भावों को ही आधार बनाएंगे हम। और आप कभी भी किसी भी इंसान के राइट्स के एक्सपेंस पे आप किसी भी परंपरा या किसी भी चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों हुआ? इवन ये सबसे बड़ा एक बात और है कि जैसे इंदु मल्होत्रा, जिनको बहुत प्रोग्रेसिव फैसलों के लिए माना जाता है, सबरीमाला वालों में उन्होंने डिसेंट नोट लिखा है। मतलब 5 लोग थे, 4-1 से फैसला हुआ है। अच्छा। और इंदु मल्होत्रा जो कि हर प्रोग्रेसिव मामले में साथ आई हैं, इसमें उनका डिसेंट है। और डिसेंट भी काफी अच्छा लिखा है। अभी तो मुझे उतना याद नहीं है, मैं कभी अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने लिसनर्स को एक बार याद दिला दूं कि दोस्तों आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी। संविधान दिवस के मौके पर ये बातचीत चल रही है और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वक्ता के तौर पर डॉक्टर शुभांकर शुक्ला, जो कि लोक प्रशासन विभाग में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। संविधान की बुनियादी बातें, कहाँ से कैसे संविधान का कॉन्सेप्ट आया, उस पर हमने बात की। संवैधानिक नैतिकता पर बात की और बहुत सारी मिसालें देकर वो बता रहे हैं बहुत बुनियादी तरीके से। तो शुभांकर जी, आगे हम बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि अभी संविधान जो हमारा बना है, आपने कहा कि सबसे बड़ा बृहद है, तो इस तरह के मसले भी कई बार आते रहते हैं कि जहां पर थोड़ा सा विरोधाभास होता है न्यायालय धर्म के बीच में, ये सब चीजें चलती रही हैं। फिर भी कुछ खासियतें अगर हम अभी बताएं संविधान की, और क्या चुनौतियां हैं संविधान के सामने? जी संकट का थोड़ा सा मसला मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो मुझे समझ में आता है। वो थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के ये टॉपिक है, तो इसका एक डिबेट है। मतलब ये कि भाई संकट जो है मुझे जो महसूस होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव संकट महसूस होता है, क्योंकि 2026 तक जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटों का जो वो हुआ है, सीमांकन किया गया है कि 545 और इतनी जो 250 ये सब सीटें बनाई गई हैं। इसमें जो है अभी एक्सपेंशन होने वाला है 2026 के बाद। अच्छा। जो संसद भवन बन रहा है, जी, तो उसमें एक्सपेंशन होगा। तो उसमें अब ये देखना है कि कई सारे स्टेट्स ने आजादी की बहुत बढ़िया काम किया है। अब बढ़िया काम किया, कुछ लोगों ने बढ़िया काम नहीं किया है, कुछ स्टेट्स ने। उत्तराखंड के निवासी के तौर पे और उत्तराखंड में रहने के तौर पे मैं ये देखना चाहता हूं कि उस नेशनल गवर्नेंस में जो हिस्सा है हमारे जैसे राज्य का, हम कहाँ हैं? कहीं हैं हम? ये सबसे बड़ा संकट मुझे नजर आता है। अब वो सीटों की बात मतलब केवल 5 सीटें यहाँ पर हैं, आपका कहना है, तो उसका कुछ मानदंड बदलने चाहिए। मानदंड बदलने चाहिए और पॉपुलेशन के हिसाब से चीजें की जानी चाहिए, या क्षेत्रीय आधार पे क्षेत्रफल के हिसाब से की जानी चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि जो हमारा जो से है, हम हर चीज कहते हैं, चाहे भाषा का सवाल हो। देखिए, हम गढ़वाल में चले जाइए, कुमाऊं में चले जाइए, आप थोड़ा सा रीजन पास करती हैं, वहां की भाषाएं वो बदल जाती हैं, है ना, एक्सेंट बदल जा रहे हैं। तो इतनी विविधता के बीच में एज ए होल हमारा ही से जब सेंटर में नहीं है, तो हम कहां से डेवलपमेंट की बात करें? और सबसे बड़ा जो डर है मुझे, जो जैसे आपने बोला ना कि संकट क्या है, संकट मुझे धार्मिक और ये सब नहीं है। संकट कोर है, जैसे वही चीजें हैं कि मतलब कि जो बिल्कुल मैं फैक्ट बात करना मुझे थोड़ा सही लग रहा है। संकट जो है यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव संकट है। तो जो लोगों ने अच्छा काम करते हुए 75 सालों में अपने आप को काफी एक स्टेज पे खड़ा किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस थ्योरी के आधार पे कि भाई वो तो बेचारे गरीब रह गए, उस स्टेट या पीछे रह गए, तो हम सारा रिसोर्स पहले वहां देंगे। अच्छा, ये थ्योरी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत फ्लॉट थ्योरी है। हमारे मतलब कोई विकास में पीछे रह गया है, तो उसको अगर हम चाहें कि मुख्यधारा में लाएं, मुख्यधारा मतलब मुख्यधारा तो नहीं लाना हमारा धर्म है, वो तो हमारे देश का हिस्सा है। मतलब ये है कि इस थ्योरी पे नहीं काम करना चाहिए कि मतलब कि आप जो अपने उसी रिसोर्स में, उसी रिसोर्सेज में जो लोग इतना मेहनत करते हुए जो स्टेट्स आगे बढ़े,
उनको उनके एक्सपेंस पे या उनका रिसोर्स कम करके या उनको कम करके बोला जाए कि नहीं नहीं ये काफी पीछे रह गए हैं तो इनका, बल्कि ये व्यवस्था होनी चाहिए। उसको मैक्सिमनी प्रिंसिपल कहते हैं, खैर ये भी अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें बोलते हैं कि भाई सॉरी, इसमें व्यवस्था है कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिससे किसी को असर ना पड़े। इसकी भी एक थ्योरी है। अच्छा। हाँ, वेलफेयर चॉइस करके अमर सेन ने दी है। जी जी। और एक राइटर है, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, अमर सेन का क्रिटिसाइज किया गया उन्होंने भी बोला है कि भाई अगर मैं कोई डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ, कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ, तो किसी के एक्सपेंस पे नहीं होना चाहिए, किसी के बिना पे। मतलब कि हम अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो उससे हमारे उस फैसले से कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा थोड़ा सा संकट वाला मसला है। बाकी जो धार्मिक, मतलब आपका कहना है कि अभी सीटें कुछ बढ़नी है 2026 में चेंज होना है। जी, तो वो सीटें आप किस आधार पर चेंज होंगी? क्या क्षेत्रफल के हिसाब से होंगी या आबादी के हिसाब से होने वाली हैं? अभी थोड़ा कहना थोड़ा इमेच्योर होगा, क्योंकि अभी देखते हैं सरकार क्या करती है। डिसाइड नहीं है, लेकिन अभी तक जो सीटें दी गई हैं वो किस आधार पर दी गई हैं? अभी तो खैर आबादी के आबादी की वही उत्तराखंड के साथ जो हुआ कि यहाँ पर सीटें कम आ गई। वही। और अब जो जिस पहाड़ी राज्य की संकल्पना की थी, अब पूरी तरह से वो मैदानी सारे विधायक सांसद मैदान तक सिमट गए हैं। तो ऐसी स्थिति पूरे देश के साथ ना हो, इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। आपका कहना है कि ये संकट मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव मुझे थोड़ा सा मसला लगता है। जी, अब देखते हैं सरकार का क्या रुख होता है, क्या लेती है। लेकिन यह कि वो ऐसे होना चाहिए। फिलहाल तो हम संविधान दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम मानते हैं कि हर जो गांधी ने जो बात की कि हर अंतिम जन तक बिल्कुल अधिकार पहुंचने चाहिए। चलते चलते क्या संदेश आप युवाओं को देना चाहेंगे इस मौके पर? युवाओं को मेरा यही संदेश है कि संविधान जो हमारा जो एक किताब है वो केवल एक बुक या दस्तावेज नहीं है। जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में कहा कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और निरंतर ये विकासशील अवस्था में है। और ये समझ लीजिए कि आपके पूरे जीवन की एज ए इंडियन आपके पूरे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करने का काम करेगा यदि आप इसका अध्ययन करते हैं। तो यही मेरा युवाओं को संदेश है। जी, तो बहुत शुक्रिया शुभांकुर जी, संविधान दिवस के मौके पर आपने इतना जागरूक हमारे लिसनर्स को किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।